आज मैं लाई हूँ यूनिट 2 जो कि है 18 मार्क्स की। उसमें हम करेंगे चैप्टर 3 पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो लेट्स स्टार्ट नाउ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलिए अब हम बताते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जन स्वास्थ्य और पोषण। फिर उसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारी दो चीज़ें हैं। पहला है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट एफिशिएंसीज, सूक्ष्म पोषकों की कमी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंडर हम 3 चीज़ें लेंगे, आयरन, आयोडीन और विटामिन ए। तो ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स 2 टॉपिक्स का। उसके बाद हमारी आती हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे। तो 4th टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशंस टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, पोषण समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी हेल्प करेंगी समस्याओं को समाधान करने में। तो वो 2 चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर हम, डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज, जिसमें आहार और भोजन आधारित कार्यनीति हम पढ़ेंगे। और दूसरा है न्यूट्रिशन बेस्ड स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम पढ़ेंगे पोषण आधारित कार्यनीतियाँ। तो ये हमारा है 4th टॉपिक जो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, कौन कौन से हमारे पोषण प्रोग्राम्स हैं जो भारत में चल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इसके अंडर हमारा ICDS पहले, दूसरा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, कौन कौन से हमारे कार्यक्रम हैं जो पोषणहीनता को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। फूड सप्लीमेंटेशन, आहारक पूरक कार्यक्रम कौन से हैं। फिर लास्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो कि हमें भोजन सुरक्षा कार्यक्रम कहलाते हैं। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह से हम स्वास्थ्य देखभाल करते हैं और कितने हम उसमें करते हैं, लेवल्स में करते हैं। 7th हमारा स्कोप, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्यक्षेत्र। अगर आप पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन बन जाते हो या डिग्री लेते हो तो उसमें आपके क्या क्या स्कोप हैं, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो क्या है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन हमारा? इट रेफर्स टू द कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय सोसाइटी टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ये एक हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा है, जो बोलता है कि जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। तो ये हमारा एक प्रयास है जो हमारे सरकार ने करा है ताकि हमारे लोगों में जो पॉपुलेशन है हमारी हेल्दी रहे। अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, पोषण संबंधी आंकड़े जो कि बताएंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है जो 1/3 बच्चे हैं हमारे इन्फेंट्स जो हैं हमारे, वो लेस देन 2500 ग्राम या 2.5 kg से अगर कम वजन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है लो बर्थ वेट बेबीज़, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। तो इनका जो वजन होता है वो 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम होता है, तभी इन्हें बोला जाता है लो बर्थ वेट बेबीज़। सो लो बर्थ वेट बेबीज़ आर दोज बेबीज़ विच weighs 2500 ग्राम और 2.5 kg लेस देन दैट। ऑलराइट, ये हमारा इवन चाइल्ड मोर्टालिटी को बढ़ावा देता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा आंकड़ा है वो है ग्रोथ ऑफ रिटार्डेशन। जो ग्रोथ ऑफ रिटार्डेशन है अमंग प्री स्कूलर्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फैमिली। इट इज़ टॉकिंग अबाउट जो हमारे ग्रोथ ऑफ रिटार्डेशन है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है उनके अकॉर्डिंग टू एज, उनका वेट कम है या हाइट कम है प्री स्कूलर्स में, ठीक है, तो उसे अंडर न्यूट्रिशन बीमारी कहा जाता है कि वो अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर नरिश्ड है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक
दृष्टि से कमज़ोर परिवारों के विद्यालय पूर्ण आयु के बच्चों में वृद्धि मंदन व्यापक रूप से पाया जाता है, जिससे वे अल्प पोषण से ग्रस्त होते हैं गाइस। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज कहाँ जनरली ज़्यादा मिलता है, जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फैमिली है उनमें ज़्यादा मिलता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज मतलब बैकवर्ड हैं, तो उनमें ये चीज़ें हमारी ज़्यादा पाई जाती हैं। थर्ड हमारा, सेकंड हमने पढ़ लिया है। थर्ड हमारा, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड इवन अडल्ट्स सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। जो हमारे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है बच्चों की या अडल्ट्स की, वो हमारी सूक्ष्म पोषकों की कमी से ग्रस्त है। अब एग्जाम्पल हमारा ले लीजिए, कौन कौन सी हमारी हैं जो बताती हैं कि इन ये चीज़ें डेफिशिएंसी हैं। आयरन, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड, B12, लोहा तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारा आ सकता है 1 मार्क में, कि हमारे जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हैं वो कौन कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ हमारा होता है कि हमारे क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दिस प्रॉब्लम लीड टू रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ, बी इट हाइट, वेट, चाहे वो हाइट हो चाहे वो वेट हो, वो अफेक्ट करती हैं अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। इवन हाइट वेट तो कम होता ही होता है, बल्कि हमारा जो कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी हमारा कम होता है। कॉग्निटिव, संज्ञात्मक और मानसिक विकास हमारा प्रभावित करती हैं। तो इनका हमारा जो हमारा होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आपकी जो लाइफ है वो बहुत क्वालिटी बहुत गिर जाती है, और जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोड्यूस मीन्स चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका मतलब राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे हमारा सोचने की क्षमता हो, वो सारी हमारी कम हो जाती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से, बिकॉज ये हमारी हाइट वेट को नहीं बल्कि हमारे डेवलपमेंट को भी कम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। हमारी इंडिया जो है वो फेस अंडर न्यूट्रिशन से तो हो ही रही है, बल्कि हमारी जिसे अल्प पोषण कहते हैं हम, ओवर न्यूट्रिशन से भी हो रही है, जिसे हम बोलते हैं अति पोषण। अंडर न्यूट्रिशन मतलब अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नीचे है मतलब कम है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अल्प पोषण। ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो वो मोटापा करेगा, अंडर न्यूट्रिशन हमारा वजन कम करेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रही हैं। एंड ये क्यों हो रहा है? 2 फैक्टर्स हैं, डाइटरी पैटर्न एंड लाइफस्टाइल चेंज, आहारी पद्धतियों और जीवन शैली में बदलाव। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग हो गया है। जैसे हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, खाना जो हमारा है वो ज़्यादा रेशेदार कम है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, ईटिंग मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड फास्ट फूड, इंक्रीज सेडेंट्री एक्टिविटीज़। सेडेंट्री मीन्स बैठने वाला काम ज़्यादा हो गया है, सेडेंट्री मीन्स बैठने वाला, SED नॉट SEN, सॉरी। इसे बोलते हैं हम हिंदी में अल्प श्रम। इनटेक ऑफ होल ग्रेन, साबुत अनाज हमारा कम हो गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम हो गया है, जिससे हमारा सोडियम लेवल बढ़ता है और इनसे हमारी डिजीज़ेज़ हो रही हैं। मैं चैप्टर 2 में कवर कर चुकी हूँ गाइस, तो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक ज़रूर ध्यान से देखिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे अंडर आते हैं असंक्रामक रोग, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Thus, India is said to face the double burden of malnutrition. तभी हम बोलते हैं कि इंडिया हमारा फेस कर रहा है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मीन्स अंडर न्यूट्रिशन भी ओवर न्यूट्रिशन भी, 2 बोझ झेल रहा है हमारा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में वाई इंडिया इज सेट टू फेस द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन बोथ, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आइए अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम कि हमारा वाई डू वी नीड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमें क्यों चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो आइए हम पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। इसमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो एड्रेस करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ पॉपुलेशन। दे
कवर पॉपुलेशन, जन स्वास्थ्य पेशावरों के प्रशिक्षित संगठन जिसमें जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं इन समस्याओं पर विचार करना और समाधान करने के लिए, ताकि वो समस्याएं सॉल्व कर सकें। तो गाइज हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मीन मूलभूत संकल्पनाएं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जन स्वास्थ्य पोषण होता क्या है? इट इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, जो प्रमोट करेगा गुड हेल्थ। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रमोट करेगा गुड हेल्थ। सेकंड हमारा होता है थ्रू प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेटेड इलनेसेस। किससे रिलेटेड है हमारा? जो प्रिवेंट करेगा न्यूट्रिशनल रिलेटेड इलनेसेस, जो बीमारी हैं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड। प्रॉब्लम्स इन द पॉपुलेशन, किसमें? पॉपुलेशन। इट टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन, सो वी हैव 3 पॉइंट। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ थ्रू प्रिवेंटिंग ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस। जब हमारी न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस बीमारी कम होंगी तो हमारी प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ अपने आप होगी। तो आप इन दोनों को रिलेट कीजिए, क्या क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये पॉइंट बोल रहा है the government policies and the programs that are aimed at solving these problems. So who are solving the problems? So government policies are getting made by the government and the programs बन रहे हैं जो हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस। तो हमारा ये टॉपिक है। अब हमारा हिंदी में ये है कि जन स्वास्थ्य अध्ययन वह क्षेत्र है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों कार्यक्रमों के जरिए लोगों के इन पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। ये आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि आप जन स्वास्थ्य पोषण से क्या समझते हैं और यह इनका क्या रोल होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं Who are public health nutritionists? जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं? PHN use large scale, organized and multidisciplinary approaches. जो हमारा public health nutrition है वो हमारा large scale, organized and multidisciplinary approaches यूज़ कर सकता है। Approach means जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीके हैं वो यूज़ करता है ताकि हम लार्ज पॉपुलेशन कर सकें। कवर ऑर्गेनाइज्ड हो, ये ना हो कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो। वी शुड नो द स्टेप्स। मल्टीडिसिप्लिनरी, इट शुड नॉट सॉल्व वन प्रॉब्लम बट इट शुड सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन फॉर हुम एक्शन इज नेसेसरी। तो जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो हमारा सोशली डिसएडवांटेजेस फैमिली हो, डिसएडवांटेज्ड फैमिली हो, तो उन पे हमें ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं या जो भी हमारे अप्रोचेज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन पर लागू होता है। तो हमारा व्यवसाय जनसंख्या को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषय पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हाउ PHN इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फील्ड्स और PHN इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन आ सकता है कि PHN कैसे हमारा डिफरेंट है। अगर हम देखा जाए हमारे न्यूट्रिशन से अलग है, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइट प्लानर्स होते हैं, तो उन फील्ड से कैसे अलग है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। दिस फील्ड इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट मल्टीडिसिप्लिनरी है, मीन्स इट डजंट टेक ओनली वन डिसिप्लिन बट इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एंड इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। 2 फाउंडेशंस पर टिका हुआ है, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। इट डिफर्स फ्रॉम द अदर फील्ड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कैसे अलग है? बिकॉज हियर द प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, पब्लिक स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स। यहाँ पर हमारे कम्युनिटी की बात होती है। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज ऑलवेज पब्लिक को हेल्थ अच्छा करना है, तो इट टॉक्स अबाउट पब्लिक कम्युनिटी, इट डजंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ओके, it is a special body of knowledge derived from the nutritional, biological, behavioral, social and managerial science. So this all consists of. Fine. Next, it is the science of art. It is a science भी है and art भी है, of promoting health and preventing diseases, prolonging life through the organized efforts and action of society. तो ये हमारे सारे points हैं which actually tells you that PHN is a different field as we compare to clinical nutrition or dietitian.
तो ये मेरा हिंदी में है। हिंदी में ये बोलता है जो हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, जन स्वास्थ्य हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे और फील्ड से अलग कैसे हैं, नैदानिक पोषण से या पोषण विशेषज्ञ से हमारे कैसे अलग हैं। तो वो इसलिए अलग हैं क्योंकि ये हमारे आहार की विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण पर टिका हुआ है एवं विभिन्न है, क्योंकि इसके लिए समुदाय जनता विशेष रूप से अंतिम संवेदनशील समूह के समस्याओं के संवेदन के लिए व्यवसायिक का आवश्यकता होती है। जन पोषण जन का एक विशिष्ट भाग है जो पोषणात्मक, जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों से विकसित हुआ है। तो गाइस हमारा ये यहाँ आपको समझ आ गया होगा क्यों हमारा डिफरेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनिटी। आप कम्युनिटी से क्या समझते हो, समुदाय लोगों से आप क्या समझते हो। सो कम्युनिटी इज अ स्पेसिफिक ग्रुप, इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप जो हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कुछ कुछ विशेषताएँ एक जैसी होती हैं, जैसे लैंग्वेज सेम है, एक्सपोज टू द सिमिलर कंडीशंस, दिस इज सिमिलर कंडीशंस, कॉमन लाइफस्टाइल और द सेम हेल्थ प्रॉब्लम, यस उनकी हेल्थ प्रॉब्लम सेम है। समुदाय लोगों को एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे एक जैसी भाषा, एक ही सरकार तथा एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं। तो हमारी कम्युनिटी ये होती है। तो 1 मार्क्स में हमारा ये आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 1 मार्कर्स में कि हमारी डेफिनेशन क्या है और से एग्जाम्पल्स के साथ। अब विदाउट एग्जाम्पल नहीं लिखोगे अपने आंसर्स, अभी से ध्यान रखिए। आइए अब हम पढ़ते हैं रोल क्या होता है। रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट क्या क्या होता है। तो प्रमोट गुड न्यूट्रिशन, जो हमारे अच्छे पोषण को हमेशा बढ़ावा दे। प्रिवेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, पोषण संबंधी समस्याओं को हमारी कम करे या रोके। इसमें कैसे रोक सकती है वो, आइडेंटिफाई करे कि समस्या क्या है, हमारी समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान। कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कारण जाने की भाई प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या क्या प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्लान आउट द स्ट्रैटेजीज, हमें क्या क्या कार्य नीति बनानी चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद वो बनाएंगे, लागू कराएंगे, जो भी उनके एक्शन लेने हैं लागू करने की कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएट द इम्पैक्ट। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट मीन्स आप उसका प्रभाव को मूल्यांकन करेंगे कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया था या मैंने कोई कार्य नीति जो बनाई थी और जो मैंने लागू करी थी, क्या वो ठीक है, क्या उसने कुछ हेल्प करी है। अगर नहीं करी है तो मैं दोबारा कुछ और सोचूंगी और फिर दोबारा सेम स्टेप्स मैंने रिपीट करूँगी। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम्स जो होती हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इंडिया में हमारी जो हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। पोषण संबंधी समस्याएं जो हैं हमारे भारत में। प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट लिंक टू फूड, प्रॉब्लम्स को हम खाली फूड के साथ ही लिंक नहीं कर सकते, बट देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट वेरियस लेवल्स विच एक्चुअली कॉजेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, रूरल हाउस होल्ड्स हैव लेस एक्सेस टू टॉयलेट्स, टॉयलेट एक्सेस कम होता है तो उससे क्या है, उनकी जो हाइजीनिक इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे उनका और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी। तो आप देखिए, इट्स नॉट ओनली फूड बट इट कैन बी टॉयलेट्स ऑल्सो, इट कैन बी वाटर प्रॉब्लम ऑल्सो, राइट। Now let's see what is the impact. This all leads to the loss of working days, therefore economic loss. अब कोई इंसान बीमार पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो काम पर नहीं जाएगा या काम नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली लॉस किसका हो रहा है, हमारा इकोनॉमी का। किसी भी समाज में पोषण की समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि वे विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के परस्पर क्रिया वाले कारक होते हैं। जैसे हमारे टॉयलेट्स वाली बात मैंने बताई है, पानी की प्रॉब्लम बताई है, इवन आर्थिक दृष्टि की उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आइए हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि मतलब उनके पास क्यों हैं ये प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारकों की वजह से, एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि नीतियों की वजह से। फिर एग्रीकल्चर में जैसे अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ टूल्स, कि उनके पास अवेलेबल नहीं है टूल्स कि वो खेती अच्छे से कर सकें या अपने परिवार का पेट भर सकें। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियाँ, पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने में। खाली ये नहीं है कि हमारे खाली फूड्स में ही हो, बट ये भी सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारा बढ़ावा कर देते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को। तो आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें मैंने बताया था हम 2 चीज़ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे PEM, फिर पढ़ेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो आइए अब हम पढ़ते हैं PEM के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण।
अगर आप एग्जाम में फुल फॉर्म में आता है पीएम तो आप लिखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो आइए अब हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम इसमें जनरली क्या पढ़ते हैं, फुल फॉर्म। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है पीएम के बारे में तो आप सबसे पहले लिखेंगे फुल फॉर्म, जो कि है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कॉजेज़ क्या क्या हैं, हमारे कारण क्या क्या हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को लेके, पीईएम को लेके या कोई भी डेफिशिएंसी को लेके, तो आप पहले उसका अगर फुल फॉर्म नहीं दिए तो फुल फॉर्म देंगे, फिर आप कारण बताएंगे, फिर क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं, क्या क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है इंसान को और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए। कॉजेज़, इनएडिक्वेट फूड इनटेक, जब प्रॉपर फूड नहीं लिया जाता है तो ये बीमारी तब होती है। अपर्याप्त भोजन में हमने 2 बात कर रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी, तो ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी है और एनर्जी की कमी है खाने में। अब देखते हैं अफेक्ट किस किस को करता है, तो कौन कौन से हमारा टारगेट होता है। टारगेट मतलब सबसे ज़्यादा जिसको ये प्रभाव होता है, तो वो होता है चिल्ड्रन, जो हमारे सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, और एडल्ट भी होते हैं। ग्रसित होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है बड़ी उम्र वाले बच्चों पर और छोटे बच्चों पर। अब कैसे हम इसे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इसको है ये प्रॉब्लम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, by evaluating the anthropometric measurements. Anthropometric measurements means मानवित्मिक मापों को हम कर सकते हैं, जिसमें हम वेट, हाइट अपना देखते हैं, हेड, चेस्ट सर्कमफ्रेंस नापते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा हमारा अंडर न्यूट्रिशन है या नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 2 चीज़। इसमें हमारे 2 टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा एनर्जी डेफिशिएंसी, एक आ रहा है प्रोटीन की हमारी डेफिशिएंसी, कमी होना। तो जब ऊर्जा की कमी होती है तो हम उसे बोलते हैं मरास्मस, जब प्रोटीन की कमी होती है तो उसे बोलते हैं क्वोशिओर्कर। अब इसे आप लर्न कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का। तो आप इसे, आपको जैसे मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एम ई मरास्मस एनर्जी, के क्वोशिओर्कर प्रोटीन। अगर आपने मी लर्न कर लिया है, मी मतलब मेरा, तो मरास्मस एनर्जी की वजह से कम होता है, तो ऑब्वियसली क्वोशिओर्कर प्रोटीन की वजह से हमारा कम होता है। तो ये हमारा आपको समझिए आ गया होगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो आइए हम 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंडर हमारा, जो कि है हमारा मरास्मस का। तो आइए, ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी, पहली डेफिनेशन जो है हमारी, व्हेन वेट इज़ नॉट एडिक्वेट रिलेटेड टू हाइट, जब हमारी वेट है, ठीक है, ये पॉइंट आप देखिए जो हमारा है 3rd पॉइंट, इसमें वेट जब हमारा हाइट से कम है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग रिलेट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हिंदी में क्षयकारी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब आते हैं हम 2nd पॉइंट पर। अ पर्सन इज सेड टू बी अंडरवेट। अंडरवेट कब कहलाएंगे, व्हेन द वेट इज लेस दैन एडिक्वेट फॉर हिज और हर एज। तो इसमें आप ये पॉइंट देखिए, जब हमारा वेट हमारा कम है एज के अकॉर्डिंग, तो बोलते हैं अंडरवेट, अल्प भारी। ठीक है, ये हमारा हो गया 2nd डेफिनेशन। अब आइए आप 3rd डेफिनेशन पे। जब हमारी हाइट कम है एज के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं स्टंटिंग। क्या बोलते हैं, स्टंटिंग। यस, तो आपको समझ आ गया, जब हमारी हाइट कम है एज के अकॉर्डिंग तो हम बोलते हैं स्टंटिंग। तो अब इधर आइए आप, हाइट हमारी कम है एज के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब छोटे कद का, अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो 2 चीज़ है, रिवाइज करा देती हूँ इसमें, एज में वेट एज और हाइट एज। अंडर वेट जब वेट कम होगा, जब हाइट कम होगी तो स्टंटिंग, बौनापन। दूसरा है हमारा वेट और हाइट को लेकर, तो इसे बोलते हैं वेस्टिंग, कि उसको वेट कम है हाइट को लेकर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वोशिओर्कर, जो कि हमारे प्रोटीन की कमी से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हमारे ठीक करने के लिए ऑब्वियसली प्रोटीन और एनर्जी अच्छी क्वांटिटी में देना होगा, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पीईएम के बाद में, जो है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं। मैंने बताया था आयोडीन और विटामिन ए हम बहुत ही लेंथ में पढ़ेंगे। एंड
बाकी जो है जिंक, B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, आपको नाम याद होना चाहिए कि ये भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आइए हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हिडन हंगर क्या होती है? जो हमारी छिपी हुई भूख होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ हिडन हंगर? जब विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके कम हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं हम हिडन हंगर या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो हम उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जब हमारी डेफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, IDA, तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। फिर हम पढ़ते हैं आयरन की कमी से अरक्तता। जब हम अरक्तता मतलब रक्त ब्लड, अनीमिया इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड मीन्स खून, जब खून कमी हो जाएगी तो आयरन की डेफिशिएंसी है अनीमिया। चलिए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी किसकी वजह से है? ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, लोह तत्व की कमी के कारण। क्यों कमी के कारण? जब हमारे खून में लोह तत्व कम हो जाता है तो तब हमारा डेफिशिएंसी बोली जाती है आयरन की। फिर आता है कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स, गर्भवती महिला जो गर्भ धारण कर रखा है, जो कम आयु की हैं, किशोर अवस्था। अब इसके रीजंस क्या हैं? जब हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए अच्छे से, जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है ब्लड में वो गिर जाता है तो तब हम बोलते हैं कि हमारा आयरन कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए काम आता है, और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, ब्रेन में जाता है, जो कि हमारा हेल्प करता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हमारा दिमाग काम कर पाएगा? आप सोचिए, मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में गाइस। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल भी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम बहुत ही आलस्य महसूस करते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है हमारा। इवन जो बच्चे होते हैं, आइए अब हम देखते हैं बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है। मेमोरी कम हो जाती है, कंसंट्रेशन, जो उनका ध्यान केंद्रित करना होता है वो कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन, जो क्लास में अगर पढ़ा रहे होते हैं टेंशन बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, 5 मिनट ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद जो भी पढ़ाया जाता है भूल जाते हैं, तो एकाग्र रहने पाने की जो अवधि है वो घट जाती है, स्मरण शक्ति भी घट जाती है। और अगर हम बच्चों के अलावा देखना चाहें तो उसमें क्या होता है, हमारा पेल कंजक्टाइवा ऑफ आइज़, मतलब नेत्र श्लेष्मा पीली हो जाती हैं, आंखें पीली पीली पड़ जाती हैं, जीभ हमारी पीली पड़ जाती है, कोमल तालु हमारा पीला पड़ जाता है। तो ये हमारे सारे सिम्टम्स हैं जो हमें देखे जाते हैं जब हमारी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी में हमारा क्या देखा जाएगा, इम्पॉर्टेंस, मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एपिथेलियम, नॉर्मल विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। हमारे 3 फंक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं विटामिन ए जो हमारा कराता है बॉडी में। अगर हमारी इनकी कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा एपिथेलियम हेल्दी नहीं होगा, विजन हमारा अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ हमारी अच्छी नहीं होगी, और इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है सारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ विटामिन ए डेफिशिएंसी रिलेटेड टू इन्फेक्शन। आप देखिए, विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर होगी तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो उससे विटामिन ए जो हमारा अब्जॉर्प्शन है बॉडी में और कम हो जाएगा, तो उससे और ज़्यादा हमारा विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ये हमारा एक तरह से ये चक्रव्यूह है जो हमारा विटामिन ए की कमी करता ही रहता है कम, तो इससे इन्फेक्शन रेट हमारा बढ़ जाता है, तो ग्रोथ भी कम होती है, इम्यूनिटी भी कम होती है, आंखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों में रतौंधी पाई जाती है, बच्चों में रतौंधी पाई जाती है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को मम्मी ने प्लेट रख दी है बेड पर, बच्चों को दिखाई नहीं देती है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है गाइज, आइए अब हम पढ़ते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, दिस इज़ नॉट डिजीज, दिस इज़ अ डिसऑर्डर, ये एक विकार है, आयोडीनहीनता विकार। इम्पॉर्टेंस क्या है, नॉर्मल हेल्थ रखने के लिए, नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखने के लिए,
सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रीज़न क्या है इसका, हम रीज़न देखते हैं इसमें। रीज़न अगर हम देखें, आयोडीन जहाँ पर डेफिशिएंट होती है मिट्टी में, तो वहाँ पर जो खाना खाया जाता है तो वो भी आयोडीन में कम होगा। तो जो लोग खाना खाएंगे तो उनके लिए उनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारे हिमालयन रीजन बेल्ट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला होते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं तो उनको आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत आसानी से पाई जाती है। अब इसका ये आ सकता है एग्जाम में, क्या समझते हो आप आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीनहीनता विकार से? Iodine deficiency disorder refers to the spectrum of disabling conditions that affect the health of humans from fetal life through adulthood due to the inadequate dietary of iodine. जब आप अपनी डाइट में आयोडीन कम लेते हो तो चाहे वो फीटल लाइफ, दैट मीन्स जब बच्चा पेट में है, जब तक वो बड़ा होता है या बुढ़ापे में जाता है, तब तक वो उसकी हेल्थ ख़राब कर देता है अगर आयोडीन की कमी है। तो हमारा ये होता क्या है, अभी एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बहुत अच्छे से समझिए साइकिल जिसे मैं पढ़ाऊँगी। देखो, आयोडीनहीनता विकार, हमारा जो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, वो हमारा थायराइड हार्मोन सिक्रीट कम करता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन जो है हमारा, वो थायराइड ग्रंथि से हमारा सिक्रीट होता है, जो कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गोइटर होता है। क्यों? जब हमारा थायराइड हार्मोन ही कम सिक्रीट होगा, किससे सिक्रीट होगा? थायराइड ग्रंथि से। तो कुछ ना कुछ तो कमी बॉडी में आएगी, ये डेफिशिएंसी होएगी फिर, तो इससे क्या होता है? गोइटर। तो हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थायराइड हार्मोन को कम कर देता है, और जिससे हमारी प्रॉब्लम आती है गोइटर, ठीक है। अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम एक बारी। आयोडीनहीनता विकार ऐसा अशक्त अवस्थाओं को दर्शाते हैं जो आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारा गोइटर हो जाता है, मानसिक मंदन, जन्मजात विकृति। आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे को जन्मजात से ही प्रॉब्लम आती है, तो वो इसीलिए भी हो सकता है। मानसिक प्रॉब्लम होती है तो वो इसीलिए भी हो सकता है, आयोडीन प्रॉपर ना हो विमेन में, तो इसलिए वो अफेक्ट करेगी बच्चे को। फिर आते हैं, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रैटेजीज़ एंड इंटरवेंशंस टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या क्या हमारी कार्यनीति हैं जो हमारी मदद करती हैं इन सारी जो हमने प्रॉब्लम्स को पढ़ा है ऊपर सॉल्व करने में। तो हमारी दो तरह की हैं, पहले हैं शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस, अल्प अवधि, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, लंबी अवधि की योजनाएँ। तो आइए हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन में हम पहले पढ़ेंगे ICDS, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि हमारी 0 to 6 ईयर्स प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए होती हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रमोट हेल्थ। नेक्स्ट आता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स। हम फूड ऐसे फोर्टिफाई करेंगे, हमें पता है कि जैसे सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि जो हमारे सस्ते हों, जो मैक्सिमम लोग खाते हों, उसको हम फोर्टिफाई करेंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आजकल हमारा दूध जो है वो कैल्शियम से फोर्टिफाइड हो रहा है, नमक हमारा शुरू से आयोडीन से फोर्टिफाइड होता है, क्योंकि नमक सब खाते हैं खाने में, कोई ऐसा नहीं है जो नमक ना खाता हो। तो आयोडीन की हमारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, क्या आपने आयोडीन खाया है, जो बच्चे के दिमाग से रिलेट करता है। फिर आता है प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड्स। मीन्स आप कैसे प्रोडक्ट डेवलप करोगे या पॉपुलर बनाओगे, वो भी सस्ता फूड होना चाहिए ताकि सब खा लें, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना और लोकप्रिय बनाना। फिर लास्ट हमारा आता है कंट्रोल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। इन्हें जो हमारे सूक्ष्म पोषकों की कमी है, इनको हमें नियंत्रण में लाना है, कम करना है। तो ये हमारे इंटरवेंशंस हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस। सबसे पहले जो आता है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में, वो हमारा आता है, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में आता है हमारा इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो जो हमारे मतलब एक खाना खा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको पता तो होना चाहिए कि हाँ हमारी खाद्य सुरक्षा है या नहीं। तो जैसे है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फिर हमारा इंप्रूवमेंट इन डाइटरी पैटर्न बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल रिच फूड्स। हमारा डाइटरी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। कैसे भाई? अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल तो होने चाहिए ना न्यूट्रिशनल रिच फूड्स, तभी तो हमारे इंप्रूव होगा डाइटरी पैटर्न्स। तो वी हैव टू इंश्योर दैट न्यूट्रिशनल रिच फूड्स आर अवेलेबल। भोजन उपलब्ध में सुधार करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन फॉर रूरल एंड अर्बन थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। हमारी पॉवर्टी को कम करना है कैसे? पहले हमें उन्हें नौकरी दिलानी है,
PDS के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। फिर है हमारे उसके बाद इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इम्प्रूव करना है हमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स भी हैं हमारे पास। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन जो हमारे खाद्य में हमारे जो मिलावट होती है वो हमें कम करनी है। इम्प्रूवमेंट करनी है स्टेटस, हमारा जो स्टेटस है, जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको हमें शिक्षित बनाना है, साक्षरता में सुधार लाना है ताकि हमारे एम्पावर हो जाएं वुमेन। ठीक है गाइस, तो आप हिंदी में अपना रीड कर सकते हैं, मैंने हिंदी में समझा दिया है। तो इसमें हमारी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक होता है डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ और दूसरी होती है न्यूट्रिशन बेस्ड स्ट्रैटेजीज़। डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ में हमारा आता है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, और मेडिकल अप्रोच में आता है पोषण आधारित या औषधीय दृष्टिकोण। तो आइए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। तो आइए हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट इंटरवेंशन फॉर टैकलिंग माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन पहले होता है, जिसमें हमारे मेडिकल और न्यूट्रिशन बेस दी जाती हैं। इसमें हमारे बताइए अप्रोप्रिएट किस किस के लिए होती है, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, प्रोग्राम्स के लिए जो कि हमारे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के लिए होते हैं और टारगेट ग्रुप्स के लिए होते हैं, उनके लिए हमारे ये अप्रोप्रिएट होती हैं। फिर आता है हमारा एडवांटेजेस क्या होती हैं, टाइमली होती हैं, मतलब हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, सस्टेन हो सकती हैं फॉर लॉन्गर टाइम। चैलेंजेस क्या हैं हमारे, कॉस्टली बहुत होती हैं ये, और नैरो स्कोप है हमारा कि मतलब लार्ज पॉपुलेशन को हमारी कवर नहीं कर सकती हैं। तो आइए हम दूसरी पढ़ते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड और डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़, जिसमें हम करते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मीन्स जब आप कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड करते हो अपने खाने में, मीन्स जैसे हमारे नमक में आयोडीन होता है तो सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि आयोडीन से प्रॉब्लम ना हो। तो ये यूनिवर्सल है, इसलिए हमारा सबके लिए, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है यूनिवर्सल है। दिस इज यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप देखें 1 किलो का पैकेट जो नमक का आता है वो 18 का आता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि आपका चल जाता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते। वाइड कवरेज सस्टेनेबल, मतलब सभी खरीदते हैं नमक और सब में आयोडीन होता है, तो इसलिए बोला जाता है जो आयोडीन युक्त हमारा नमक होता है आप वही यूज़ करें। हमारा क्या है, रिक्वायर रिसर्च पार्टिसिपेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री डज नॉट लीड टू अवेयरनेस इन द पॉपुलेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डाइटरी एंड बिहेवियरल चेंजेस। ज़्यादा टाइम तक हमारा ज़रूरी नहीं है कि डाइटरी चेंजेस हमारे ज़रूरी चेंज करने पड़ें, जो भी है हमारा उसी में हम इनकलकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। हम प्रिवेंशन करने के लिए होता है यूनिवर्सल फॉर ऑल, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वाइड कवरेज होता है, सस्टेनेबल होता है, प्रोवाइड्स मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारे बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो देते हैं, एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, मतलब इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। require changes in eating behavior. Obviously you need to change your eating behavior, then only you'll be able have dietary diversification. Requires economic development to be feasible, require change in agriculture policies. आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ होंगी तभी हमारा पॉसिबल है कि हम अपनी डाइटरी डाइवर्सिफाई कर सकें। तो ये मैंने सारा NCERT बुक से लिया है गाइज। एंड आइए अब हम पढ़ते हैं हिंदी में। तो हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है पोषक पूरक। डॉक्टर उपचार में जब हम यूज़ करना होता है वो कर सकता है, रोकथाम के लिए यूज़ कर सकता है, विशिष्ट लक्ष्य समूह के ये कार्यक्रम में यूज़ कर सकता है। हमारा क्या है, ये समयबद्ध, मतलब टाइम हमारा बहुत कंज्यूम करता है, और हमारा ये सस्टेनेबल भी होता है, दूसरे उपयोगों से अधिक महंगे होते हैं, कार्य क्षेत्र में सीमित लक्ष्य है, मतलब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ज़्यादा पॉपुलेशन को हमारा कवर नहीं कर पाता है। फिर आता है उसके बाद पुष्टिकरण। फिर उसके बाद पुष्टिकरण के बाद आता है हमारा, पुष्टिकरण में आप पढ़ लीजिए भोजन आधारित अथवा आहार आधारित नीतियाँ क्या हैं और आहार विविधता। हमारे आप एक बार खाली इसे रीड कर लीजिए, जस्ट नीड टू रीड, अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं गाइज़। आई नो ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, बट ये बहुत ही मैंने इजी वे में समझाया है, तो इसीलिए आप इसे जल्दी से अच्छे से कर लीजिए। तो आइए अब थोड़ा सा आपको अपना फ़ोन टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है गाइज़। तो आइए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ICDS। ये हमारे सारे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं जो कि हमारे ये ऑल ओवर इंडिया हमारे करे गए हैं। अगर आपने पढ़ी होगी हेडिंग न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री, सो दिस इज़ द हेडिंग फॉर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो आपकी है। इसमें आप हमारा करते हैं ICDS। ICDS में हमारा आता है, अगर देखा जाए 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो इसमें हम पढ़ते हैं, आइए चलिए,
इट आउटरीच द प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था देखभाल की का विकास के लिए और वृद्धि के लिए ये होता है, ठीक है। और हमारी फुल फॉर्म जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ICDS की, आप देख लीजिए, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, तो उसकी फुल फॉर्म आती है तो आप लिख सकते हैं। ये जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा आता है आहार पूरक कार्यक्रम। तो आहार पूरक कार्यक्रम हमारा आता है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। इसमें हमारा बताया गया है मिड डे मील। मिड डे मील में आपको पता होगा कि क्लास नर्सरी टू 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें गवर्नमेंट हमारी न्यूट्रिशियस फूड देती है, ताकि जो हमारे स्कूल में इन्रोलमेंट है वो बढ़ जाए, जो बच्चे लॉन्ग एब्सेंटी होते हैं वो डेली आने लगे, ठीक है, और उनकी हेल्थ भी प्रमोट हो जाए। तो ये सारा हमारा बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए करते हैं, और ताकि उनको एम्पावर भी कर सकें, गर्ल्स को भी एंड बॉयज़ को भी, दोनों को, बिकॉज एजुकेशन इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ फॉर बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली, इट इज़ द राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ताकि सबको भोजन मिले। सबसे पहले हमारा है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा जन वितरण प्रणाली, सबको खाना मिलता है, दैट टू एट अ वेरी लो कॉस्ट रेट। फिर आता है हमारा अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना भी हमारी एक ऐसी स्कीम है जो खाना देती है। अन्नपूर्णा स्कीम। फिर आता है हमारा नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, मतलब अगर आप काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो अब हमारे आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम है। तो इसमें हमारे 3 के बारे में बताएंगे, कौन कौन से हमने पढ़ी हैं, आयरन, आयोडीन और विटामिन ए। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम में, टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस, अंधापन को रोकने के लिए हम विटामिन ए की कमी को रोकते हैं। तो इट इज़ अ नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है टू control the disease or to control the blindness happening due to vitamin A deficiency। फिर उसके बाद में आते हैं NACP। इनके फुल फॉर्म्स भी आ सकती हैं 1 मार्क्स में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? नेशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, NACP, राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण प्रोग्राम। फिर हमारा लास्ट है NIDCP। NIDCP इज़ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विकार है कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा जो है कि जॉब देना, ताकि वो अपने परिवार को भोजन खिला सके, अपने जो हमारे बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर सके, तो उसे बोलते हैं स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने नरेगा पढ़ा है, तो आई नो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। आपको अगर आपको आती है नरेगा की फुल फॉर्म तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड कोई स्कीम अगर आपको पता है इनके अलावा तो आप वो ज़रूर लिख सकते हैं गाइस। तो इसलिए मैंने जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। आई होप एवरीबडी विल गोना आंसर अबाउट इट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हेल्थ स्कीम। हेल्थ स्कीम हमारी जो है दैट इज़ हेल्थ केयर, जो कि हमारा है सेकेंड लास्ट टॉपिक। स्कोप मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, एंड ऑलरेडी आई हैव गिवन द वीडियो ऑन स्कोप, तो हम वहाँ से भी देख सकते हो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, मूलभूत मानव अधिकार है, सबका अधिकार है कि वो स्वस्थ रहें। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार का दायित्व है कि वह हर नागरिक जो भारतीय हैं उनको समुचित स्वास्थ्य देखभाल दें। फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर हमारा इसका एम क्या होता है, टू प्रमोट, मेंटेन एंड मॉनिटर और रिस्टोर द हेल्थ। यू हैव टू प्रमोट द हेल्थ, अगर प्रमोट कर चुके हो तो आपको मेंटेन करना है, फिर मॉनिटर भी करना है कि है या नहीं है हेल्थ ठीक। फिर रिस्टोर हेल्थ, अगर ख़राब हो जाती है तो यू हैव टू रिस्टोर, ठीक है। तो संवर्धित करें, कायम रखने और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा जो है ये मेन एम है। 3 स्तरों पर दी जाती हैं, दैट इज़ 3 लेवल्स वी गिव दीज हेल्थ लेवल्स है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्राइमरी लेवल पर दी जाती है, फिर सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, जो कि प्राथमिक स्तर बोला जाता है, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर बोला जाता है। देखिए अब सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। ये हमारा जो होता है वो इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के लिए होता है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम इनसे जुड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी लेवल पे होता है जो और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं। और इसमें जो हमारा तृतीय स्तर होता है इसमें और भी ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा समझ आ गया। तो जो हमारे प्राइमरी हैं वो PHC से होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स,
जो हमारे आसपास ही होते हैं घर के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सेकेंडरी जो होते हैं हमारे वो CHC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो कम्युनिटी में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, ज़िले में होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है तृतीय स्तर पर, तो जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स होते हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनमें हमारा मतलब एक वो हमारी हेल्प करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब एक एग्जांपल आपको बताइए होगा एम्स हॉस्पिटल, तो एम्स में हमारा क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। तो गाइस हमारे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं करा है आपने। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती हैं आपको पता लग जाए। आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो अपने डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं, एंड वट एवर योर प्रॉब्लम्स आर आई हेल्प यू टू सॉल्व इट। Thank you guys for watching the video and take care of yourself.